वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि कैसे दो गिवन वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें। तो वेक्टर प्रोडक्ट्स के बारे में आज हम सीखेंगे और जानेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं और वो कौन कौन से टाइप्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट्स हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को दो तरीकों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, वेक्टर प्रोडक्ट्स। पहला स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट दो गिवन वेक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसा संभव है कि जो रिजल्ट आए वो स्केलर क्वांटिटी है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अनदर वेक्टर क्वांटिटी, बट व्हेन फोर्स इज मल्टीप्लाइड विद डिस्प्लेसमेंट वी गेट द एक्सप्रेशन फॉर वर्क। ठीक है, और वर्क के बारे में क्या कहोगे? वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। ऐसे ही एक दूसरा एग्जांपल लिया जा सकता है, पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी एज यू नो, लेकिन पावर को हम फोर्स और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं। ठीक है, फोर्स इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू पावर। इंस्टेंटेनियस पावर कहो ज्यादा अच्छा होगा। इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू क्षणिक पावर, ठीक है, इज इक्वल टू एक मोमेंट में जो पावर होता है वो फोर्स मल्टीप्लाइड बाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। ठीक है, यानी कि पावर जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स फोर्स एंड वेलोसिटी। ठीक है, सिमिलरली देयर आर सो मेनी क्वांटिटीज इन फिजिक्स। आगे आने वाले समय में तुम जानोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसा कुछ होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में तुम सुने होगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से होकर के गुजरे तो एरिया वैसे तो स्केलर क्वांटिटी की तरह अभी तक तुम जानते हो, बट कुछ स्पेशल केसेस में हम एरिया को वेक्टर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का जो वेक्टर, जो डॉट प्रोडक्ट होता है, जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों जो कि वेक्टर्स हैं, इनका मल्टीप्लीकेशन जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है क्रॉसिंग थ्रू दैट क्रॉस सेक्शन एरिया, और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है। वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स की कहानी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से होकर के पास कर रही हो तो एरिया को वेक्टर की तरह ट्रीटमेंट देंगे। मैग्नेटिक फील्ड तो खुद वेक्टर है ही। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है जो कि एक स्केलर क्वांटिटीज है। और भी कई एग्जांपल्स का सामना करोगे तुम फिजिक्स में जिसमें दो वेक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट जो है स्केलर क्वांटिटी आती है। तो पहला जो टाइप ऑफ प्रोडक्ट है वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन का, जो पहला तरीका है उसको स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये वो प्रोडक्ट है जिसमें दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट क्या आता है? स्केलर क्वांटिटी आती है। तो इसको मान लो कि ए और बी दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ए एंड बी सपोज करो कि टू वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो दो वेक्टर क्वांटिटीज के डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे डिनोट करेंगे? ए डॉट बी, बीच में डॉट डालेंगे। ठीक है, डॉट, इसीलिए इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये जो सिंबल इस्तेमाल करेंगे डॉट वाला, ठीक है, तो समझ जाना कि ये डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट की बात हो रही है। यानी कि ऐसे इस तरह के प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा और मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है, वो स्केलर आता है। और जैसा मैंने एग्जांपल बताया कि फोर्स और डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, देखो फोर्स वेक्टर है और बीच में डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये क्या होता है? वर्क होता है जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। ये स्केलर है, जबकि ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। वैसे ही फोर्स डॉट वेलोसिटी वेक्टर, ये क्या होता है?
इंस्टेंटेनियस पावर होता है, इंस्टेंटेनियस पावर होता है। ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, पावर इज स्केलर क्वांटिटी। तो हम देखते हैं कि दो वेक्टर्स A एंड B का जो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट है उसको लिखने के लिए हम A डॉट B, ये बीच में डॉट सिंबल का इस्तेमाल हम करते हैं। क्लियर है? ये डॉट सिंबल का यूज किया जाता है डॉट बी लिखने के लिए। अब स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का होता क्या है? सपोज करो कि एक वेक्टर A इधर की ओर है, एक वेक्टर A इधर की ओर है, एक दूसरा वेक्टर B इधर की तरफ है। दोनों वेक्टर के बीच की एंगल थीटा है, ठीक है? तो A डॉट B की वैल्यू कितनी होती है? तो ध्यान देना, A डॉट B is defined as the product of the magnitudes of both vectors, products of the modulus of or magnitudes of both vectors multiplied by cos of the angle between them। ठीक है? यानी कि जो स्केलर प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का, the scalar product या the dot product of two vectors A and B is equal to the product of their magnitudes and cosine of the angle and the cosine of the angle between two vectors, ठीक है? तो कैसे डिफाइन करेंगे? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A एंड B इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, मतलब मॉड A इंटू मॉड B, और आगे क्या कहा जा रहा है? एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। और दोनों वेक्टर्स के बीच की जो एंगल है, ये मैंने जैसे बतलाया, वेक्टर A ये है आपका, ये अगर वेक्टर B है, ठीक है, दोनों के बीच की एंगल इफ इट इज थीटा, तो जो A डॉट B होगा, ठीक है, A डॉट B this is equal to modulus of A into modulus of B into cos of the angle between these two, ठीक है? तो A डॉट B दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है, पहले वेक्टर का मॉड इंटू दूसरे वेक्टर का मॉड इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन दिस टू। और ये जो है दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी दैट A डॉट B, या ज्यादा अच्छा होगा ये कहना कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, as for example the dot product of force and displacement equals work, which is a scalar, that is, अब इसी को हम लिखें तो कैसे लिखेंगे कि F डॉट S, देख रहे हो, F फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी, S भी वेक्टर क्वांटिटी, और किस तरह का प्रोडक्ट? तो डॉट टाइप का प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू इज इक्वल टू वर्क जो कि स्केलर है, वर्क विच इज स्केलर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के बराबर इनटू दोनों के बीच की एंगल के कॉस थीटा इनके बराबर होता है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और एक एग्जांपल की मदद से इसे हमने समझाने की कोशिश की, ठीक है? और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, और जैसा मैंने बताया कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी गिव्स द इंस्टेंटेनियस पावर,
ठीक है, तो अब हम जानते हैं, ये तो जान गए कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है। अब हम ये जानेंगे कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो नाउ विल डिस्कस द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो गिवन वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि एस ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉड बी कॉस थीटा। इसको हम लिख सकते हैं, मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। तो सपोज कर, तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि मॉड ऑफ ए इंटू मॉड बी कॉस थीटा का मीनिंग क्या हुआ, ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या हुआ। तो एक काम करो, सपोज करो कि ये वेक्टर है ए, ठीक है, ये मान लो कि एक दूसरा वेक्टर है बी, ठीक है, दोनों के बीच की एंगल है थीटा। एक काम करो, मान लो कि दोनों एक जिस पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं दैट पॉइंट इज ओ, और ये पॉइंट सपोज करो कि P है, ये पॉइंट, ये टिप सपोज करो कि Q है। तो फ्रॉम द टिप ऑफ सेकेंड वेक्टर B, यानी कि फ्रॉम द पॉइंट Q, व्हाट वी डू, वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर। हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं पहले वेक्टर A पर, ठीक है। अब ये बताओ कि ये जो परपेंडिकुलर की फुट है, मान लो कि पॉइंट M पर है, ये परपेंडिकुलर की फुट जो है M पॉइंट है, तो OM की दूरी कितनी होगी, OM इज इक्वल टू कितना होगा। तो तुम देखो, इस ट्रायंगल में अगर बात करें OQM, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल पे बात करी जाए, मैं तुमसे पूछूं कॉस थीटा कितना होगा, तो तुम क्या जवाब दोगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू OM अपॉन मॉड बी होगा। OQ का मतलब मॉड बी, ये बी वेक्टर है, बी वेक्टर की लेंथ यानी मॉड बी, तो OM अपॉन मॉड बी इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। तो OM इज इक्वल टू मॉड बी कॉस थीटा, तो OM को हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू मॉड बी कॉस थीटा। तो तुम ध्यान देना, OM क्या हो गया और ये OM क्या है, जरा ये देखो, OM जो है ये B का कंपोनेंट हुआ along vector A। Here OM is equal to component of B along A, component of B along A। ज्यादा अच्छा होगा ये कहना कि मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ, ये कहो ज्यादा अच्छा होगा कि OM इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ B along A। तो OM हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ B along A। अब तुम इक्वेशन नंबर 1 को देखो, तो हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ B कंपोनेंट ऑफ B along A। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अगर पहला वेक्टर हम A को मान लें, तो पहले वेक्टर का मॉडुलस इनटू दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट along फर्स्ट वेक्टर। ध्यान देना, ये B cos थीटा क्या है, B cos थीटा OM है, जो कि दूसरे वेक्टर B का A के along क्या है, कंपोनेंट है, ठीक है, जो कि मॉड B cos थीटा है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 A dot B may also be written as magnitude of A into component of B along A, component of B along A। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, तो एक और चीज देखो, अभी तो हमने ये निकाला कि ये जो मॉड A इंटू मॉड बी कॉस थीटा है, इसकी जिसको हम मॉड A इंटू मॉड बी कॉस थीटा लिख सकते हैं, और मॉड बी कॉस थीटा क्या हुआ, दूसरे वाली वेक्टर B का वेक्टर A के along कंपोनेंट हो गया, ठीक है। यानी कि A डॉट B को हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ A इंटू
कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं। तुम एक चीज देखो, इसी ड्राइंग में हम थोड़ी सी हेल्प फेयर करें अगर, तो एक बात बताओ, हम ए डॉट बी को यू भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू ए डॉट बी इज ऑल्सो ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी। ध्यान देना, हम मॉड ए को पहले लिखे, मॉड बी को बाद में लिखे, मॉड बी को पहले लिखे, मॉड ए को बाद में, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड बी इनटू मॉड ए कॉस थीटा। यू भी लिख सकते हैं, मॉड ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। अब एक बात बतलाओ, ये मॉड ए कॉस थीटा क्या है? चलो ये हो गया मॉडुलस बी। अगर हम वेक्टर ए से वेक्टर बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, वेक्टर ए से बी पर, चलो इसको हाइपोथेटिकली एक्सटेंड कर देते हैं, काल्पनिक रूप से बी को हम यहां से बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, और फ्रॉम द टिप ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए की टिप क्या है? पी पॉइंट है। पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहां पर, ठीक है? ए वेक्टर ए से वेक्टर एक्सटेंडेड वेक्टर बी पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये सपोज करो ये पॉइंट है हमारा क्यू, ध्यान देना, दिस पॉइंट इज क्यू, और ये जो परपेंडिकुलर की फुट है, सपोज करो कि ये पॉइंट एल है, ठीक है? तो मैं अगर ये पूछूं तुमसे कि ओ एल कितना होगा, ओ एल बताना, तो क्या होगा? तो ओ एल बराबर हो जाएगा मॉड ए कॉस थीटा, ठीक है? मॉड ए कॉस थीटा हो जाएगा ओ एल, ठीक है? तो ये बताओ कि मॉड बी इंटू मॉड ए कॉस थीटा को हम क्या लिखें? तो मॉड ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ एल, तो दिस इज इक्वल टू मॉड बी इंटू ओ एल, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहां पर ओ एल जो है मॉड ए कॉस थीटा है। कैसे भाई? तो तुम देखो यहां पर इस ट्रायंगल में बताओ, ओ पी एल में ये एंगल राइट एंगल है, हमने क्या किया है? पी पॉइंट से फ्रॉम द टिप ऑफ वेक्टर ए हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस एक्सटेंडेड वेक्टर बी पर। तो एज इन ट्रायंगल ओ पी एल cos थीटा इज इक्वल टू बताना यहां पर बेस क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा ओ एल अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? OP इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू ओ एल अपॉन मॉड ए हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज ओ एल इज इक्वल टू मॉड ए कॉस थीटा। समझ में आ रही बात? तो ये जो मॉड ए कॉस थीटा है, इसकी जगह ये हमने क्यों लिखा है मॉड ए कॉस थीटा की, समझ में आ रहा है? तो ए डॉट बी को हम यू भी लिख सकते हैं, और ये जो हमारा रिजल्ट आया था से दिस इक्वेशन नंबर 2, और अब जो आ रहा है इसको समझो पहले। तो ए डॉट बी कैन ऑल्सो बी रिटन एज मॉड बी इंटू ओ एल। ओ एल इज द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वेक्टर बी। ओ एल क्या है? तो ए का कंपोनेंट अलोंग बी वेक्टर है। तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज कि मॉड ऑफ बी इंटू कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, ठीक है? अलोंग बी, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी ज्यादा अच्छा होगा। ये था ना मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। समझ में आ रही बात? तो तुम देखो एक चीज, अब बात करें ए डॉट बी को, तो यहां हमने देखा कि दिस कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। और ये जो भी आया हमारा इस रिजल्ट को अगर हम इक्वेशन नंबर 3 से एक्सप्रेस करें, तो अब जो रिजल्ट आया है इसके अकॉर्डिंग ए डॉट बी कैन ऑल्सो बी रिटन एज मॉड बी। ध्यान देना, यहां था मॉड ए और यहां है मॉड बी इंटू कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, ठीक है? मॉड बी इंटू कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, यानी कि ए डॉट बी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो ए और बी में किसी को भी फर्स्ट वेक्टर मान लो, वो फर्स्ट वेक्टर का मॉडुलस इंटू सेकेंड वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग फर्स्ट वेक्टर, ठीक है? तो अगर जनरलाइज करें इस चीज को, इतना उतार लो, तो 10। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो गया? तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग तो 10 the dot product of two vectors
two vectors a and b, is equal to, या एक काम करो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू, ज्योमेट्रिकली बात ए और बी की ही नहीं है, कोई भी दो वेक्टर्स ज्योमेट्रिकली इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द magnitude of one vector, फर्स्ट वेक्टर, किसी को भी फर्स्ट बना लो, फर्स्ट वेक्टर इनटू एंड करो द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड द कंपोनेंट ऑफ सेकेंड वेक्टर along the first। तो इस तरह से हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्लियर कर लिया। तो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ज्योमेट्रिकली इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड द कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर along द फर्स्ट वन। ठीक है, तो इस तरह से हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग को समझ लिया। अब ये जो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है, इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं बड़े इंपॉर्टेंट, इनको ठीक से समझना आप लोग। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करने जा रहे हैं, जो कहता है कि द स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। द स्केलर प्रोडक्ट is commutative। क्या हुआ इसका मतलब भाई? इसका अर्थ यह हुआ कि a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। ध्यान देना, a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। a की जगह b कर दे, b की जगह a कर दे, इससे वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों भाई? तो प्रूफ देख लो। तो a डॉट b कितना होता है बताना? a डॉट b इज इक्वल टू मॉड b cos थीटा। ठीक है, b डॉट a क्या हो जाएगा? b डॉट a दिस इज इक्वल टू मॉड b मॉड a cos थीटा। ठीक है, बताना। तो इसमें और इसमें कोई अंतर है क्या? दोनों तो एक ही भाषा है ना। a की जगह b की जगह a लिखा हुआ है बाद में दूसरे में। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों चूंकि इक्वल हैं, इसीलिए a डॉट b जो होगा वो b डॉट a के इक्वल होगा। क्लियर है? तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स शोज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि द स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कि द स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा द स्केलर प्रोडक्ट is distributive over addition। क्या हुआ इसका मतलब? दैट इज, इसका अर्थ यह हुआ कि a डॉट b प्लस सी, ध्यान देना एडिशन पर b प्लस सी डॉट a कर दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा? ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि दिस कैन बी रिटन एज a डॉट b प्लस a डॉट c। ठीक है, मैं इसको विदाउट प्रूफ बता रहा हूं। तो ये रूल चलता है डॉट प्रोडक्ट में कि ये ओवर एडिशन जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, अच्छा, दो वेक्टर्स अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो तीसरी प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, इफ टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन देयर डॉट प्रोडक्ट। रोशन जरा दूसरा कर दे, इंक खत्म हो गया। हाँ सॉरी,
इंक ओवर हो गया था। तो इफ टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन, पहले मैं इंक फिलअप कर दूंगा, भागो मत, देन their dot product is 0। ठीक है, ध्यान देना, अगर दो वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, टू वेक्टर्स ए और बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, दैट इज इफ a डॉट बी इज इक्वल टू 0, यानी कि उन दोनों के बीच की एंगल कितनी होगी, 90 डिग्री की होगी। क्यों? क्योंकि a डॉट बी इज इक्वल टू 0 इसलिए होगा क्योंकि a डॉट बी इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, a डॉट बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ b इंटू कॉस 90। ठीक है, cos 90 क्या होता है, 0 होता है। तो दो वेक्टर अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के बीच की एंगल क्या हो जाएगी, 90 डिग्री, और cos 90 चूंकि 0 होती है तो इसकी वजह से पूरा ये वैल्यू जो होगा वो 0 हो जाएगा। यानी कि इफ टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। ठीक है, अब चौथी प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगर ये कहता है कि इफ ए एंड बी आर टू पैरेलल वेक्टर्स, चौथा, इफ ए एंड बी आर टू पैरेलल वेक्टर्स, ए और बी जो हैं, यदि दो पैरेलल वेक्टर्स हैं तो their scalar product has, then their scalar product has maximum positive value, ठीक है। हाँ, दो वेक्टर्स ए और बी जो हैं पैरेलल हैं, तो पैरेलल का मतलब क्या हो गया, इफ that is a dot b is equal to mod a into mod b into cos 0। पैरेलल होने का मतलब दोनों के बीच की एंगल क्या होगी, 0 हो गया। जब 0 डिग्री होगी तो a डॉट b जो होगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो mod a into mod b के इक्वल होगी, जो कि a डॉट b की मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं, दोनों के बीच की एंगल 0 है, तो दोनों के का जो डॉट प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू रखेगा। और यदि इफ टू वेक्टर्स, पांचवी प्रॉपर्टी, इफ ए एंड बी आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, their dot product has maximum negative value and a dot b its maximum negative value। क्यों भाई, तो दिस इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों एंटी पैरेलल हैं तो क्या कैसे लिखोगे, मॉड ए मॉड बी, दोनों के बीच की एंगल 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री कितनी होती है बेटे, तो cos 180 डिग्री होती है -1, तो दिस विल बी इक्वल टू -a टू -b, दैट इज मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू। क्लियर है, तो ये हो गई पांचवी प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं छठी प्रॉपर्टी की, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, छठी प्रॉपर्टी लिखते हैं हम यहां, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद itself, scalar product of a vector with itself is equal to the square of its modulus, is equal to the square of its modulus
इट्स मॉडुलस। ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट जो है दो वेक्टर्स का, जो कि दोनों वेक्टर सेम हो, दैट इज मान लो कि दोनों वेक्टर ए हैं, दैट इज मॉड ये वेक्टर ए और डॉट वेक्टर ए, कितना हो जाएगा बोलो? दिस शुड बी रिटन एज मॉड ए, और दोनों के बीच की एंगल क्या होगी? दो वेक्टर जो सेम वेक्टर हैं, तो दोनों के बीच की एंगल हो जाएगी 0 डिग्री। तो ये हो गया आपका दिस इज इक्वल टू मॉड ए का स्क्वायर, यानी कि दो वेक्टर्स जो सेम वेक्टर्स हैं, टू आइडेंटिकल वेक्टर्स हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा उनकी मॉडुलस का स्क्वायर के वैल्यू के बराबर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं बेस वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट्स की। तुम जानते हो बेस वेक्टर्स आई जे के जो कि अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस यूनिट वेक्टर्स होते हैं, जिनको हम बेस वेक्टर्स कहते हैं, उनके डॉट प्रोडक्ट्स की वैल्यू क्या होती है? तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर बेस वेक्टर्स, सातवीं प्रॉपर्टी, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू similar base vectors is unity यानी कि 1, and the scalar product of two dissimilar vectors and a scalar product of two dissimilar vectors is 0। क्या कह रहा है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी। ठीक है, ये कह रहा है कि I dot I that is टू सिमिलर यूनिट वेक्टर्स, अगर टू सिमिलर बेस वेक्टर अगर लिए जाए, मतलब I डॉट I की बात करी जाए, I डॉट I, तो ये कितना होता है तुम बताओ? पहले वेक्टर का मॉडुलस जो कि 1 होगा, देखेंगे हम बाद में। दूसरे वेक्टर वो भी पहला ही है, यानी कि I ही है। I इंटू दोनों वेक्टर्स चूंकि आइडेंटिकल हैं, तो दोनों के बीच की एंगल 0 होगी, तो cos 0 लिखोगे। तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये 1 इंटू 1, cos 0 तो 1 होता ही है, तो ये प्रोडक्ट कितना हो गया? 1। यही कहा जाएगा कि I डॉट I यानी कि टू सिमिलर बेस वेक्टर्स यदि हैं, बात सिर्फ I डॉट I की नहीं है, J डॉट J हो, K डॉट K हो, तो इन सबका जो डॉट प्रोडक्ट होगा ये सभी वैल्यूज 1 आएंगे। तुम देखो, सिमिलरली J डॉट J इज इक्वल टू 1 एंड K डॉट K, ठीक है, ये दोनों लाइन वेक्टर्स, इनका भी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्यों होगा ये समझ गए होंगे। और ऑल्सो अब क्या कहा जा रहा है कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू डिसिमिलर वेक्टर्स इज 0। डिसिमिलर वेक्टर्स मतलब डिसिमिलर बेस वेक्टर्स, टू डिसिमिलर बेस वेक्टर्स करो, डिसिमिलर बेस वेक्टर्स कर लो, वेक्टर्स इज 0। ठीक है, ये कर लेना, सॉरी। हाँ, यानी कि I डॉट J जो होगा वो 0 होगा। क्यों होगा? ये देखो, टू डिसिमिलर बेस वेक्टर्स हो गए, क्यों 0 होगा? तुम देखो, I की डायरेक्शन क्या है? अलोंग एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। J की डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो दोनों के बीच की एंगल 90 डिग्री हो गई। अभी हमने बताया प्रॉपर्टी में कि इफ टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दोनों के बीच की एंगल 90 डिग्री जब होगी तो cos 90 वाला जो टर्म होगा वो 0 हो जाएगा। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा, क्यों? बिकॉज I डॉट J is equal to modulus of I into modulus of J into cos 90, और ये 1 into 1 into 0 equal to 0। Similarly I dot K is equal to J dot K, ये सब क्या हो जाएंगे? 0। यानी कि टू डिसिमिलर बेस वेक्टर्स जहां आए उनका डॉट प्रोडक्ट क्या कर देना? 0। कारण तुम समझ गए होगे। ठीक है, अब बात करते हैं। तो एक तरह से हमारे पास एक रिलेशन आ गया कि 10 I डॉट I इज इक्वल टू J डॉट J इज इक्वल टू K डॉट K इज इक्वल टू 1। ये रिलेशन बहुत महत्वपूर्ण रिलेशन है। एंड I डॉट J इज इक्वल टू J डॉट K इज इक्वल टू K डॉट I
ये क्या हुआ, दिस इज इक्वल टू 0 बिकॉज दिस आर द डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ टू डिसिमिलर बेस वेक्टर्स। ठीक है, अब बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। ठीक है, आठवीं प्रॉपर्टी, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, हाँ, तो द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, आठवीं प्रॉपर्टी, द स्केलर प्रोडक्ट of two vectors A and B is equal to the sum of the products, is equal to the sum of, equal to the sum of the products, equal to the sum of the products of their corresponding rectangular components, rectangular components, rectangular components। ठीक है, ध्यान देना क्या कहा गया, दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट है, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये मैं तुम्हें बता चुका हूं कि किसी वेक्टर को जो 3 डायमेंशनल स्पेस में है उसको उसके 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स यानी अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस जो एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स बनेंगे उनके टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सपोज करो कि इस चीज को समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, सपोज वेक्टर ए है जिसको इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टर्म्स में एक्सप्रेस किया गया, यानी कि मान लो कि वेक्टर ए हैज बीन रिटन एज एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इस तरह से ए को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है। एंड वेक्टर बी जो है, दिस हैज बीन रिटन एज बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। इस तरह से वेक्टर बी को भी एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखा गया है। तो ये जो ए डॉट बी होगा, देन ए डॉट बी जो है ये कितना हो जाएगा भाई, तो कहा जा रहा है कि दिस, इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो दिस इज इक्वल टू, ध्यान से समझना इसको, तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा ये इनके जो कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है, ध्यान देना, आई अलोंग एक्स एक्सिस दोनों वेक्टर्स के कंपोनेंट्स क्या है, ax और bx। तो कहा जा रहा है कि a डॉट b जो होगा वो ax bx प्लस जे कंपोनेंट क्या है दोनों के, ay by, तो ay by, ध्यान देना क्या लिखा हुआ है यहां पर, प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स प्लस इनके जेड कंपोनेंट्स क्या क्या है, az bz प्लस az bz ये होगा। तो ये रेडीमेड फॉर्मूला याद रखना कि यदि टू वेक्टर्स दे रखे हो उनको एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स के फॉर्म में इस तरीके से लिखा हुआ हो, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट का जो रेडीमेड फॉर्मूला हो तो वो क्या, आई का कोफिशिएंट देखो दोनों के क्या क्या है, इन दोनों को प्रोडक्ट लो, फिर प्लस करो, फिर जे के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको प्रोडक्ट के रूप में लीजिए, ऐड कीजिए, प्लस के जो कंपोनेंट्स हैं, के साथ एसोसिएटेड जो कंपोनेंट्स हैं उनको प्रोडक्ट कीजिए, और इस तरीके से ये रिजल्ट आएगा। इसको याद रखना भी बड़ा ही आसान है। ठीक है, अच्छा ये आया कैसे, ये कैसे आया, तुम देखो ये कैसे आया, तो प्रूफ, चलो इसकी प्रूफ बता दें आपको। प्रूफ तो चलो निकालते हैं a डॉट बी। जब a डॉट बी जब करेंगे इस पूरे को इस पूरे के साथ प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा ax आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये हो गया पहला वेक्टर। दूसरे को लिखेंगे bx आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो साधारण तरीके से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, किसी एक टर्म को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 टर्म बनेंगे, फिर प्लस करके इसको हम तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको हम तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इन टोटल देयर विल बी 9 टर्म्स। चलो उनको लिख देते हैं। तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ax
पहले एक्स आई कैप को तीनों से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ए वाई जे कैप को करेंगे, फिर ए जेड के कैप को। तो इनको पहले इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा? ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई मिलेगा, आई डॉट आई प्लस ए एक्स बी वाई आई डॉट जे, ठीक है। और तीसरा कंपोनेंट क्या होगा? ए एक्स बी जेड आई डॉट के हो गया। अब चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तीनों से, तो ए वाई बी एक्स जे डॉट आई प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट जे प्लस ए वाई बी जेड जे डॉट के, ध्यान देना जे डॉट के प्लस, अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं ए जेड के कैप, ए जेड इसको मल्टीप्लाई करते हैं ए जेड बी एक्स के डॉट आई प्लस ए जेड बी वाई के डॉट जे प्लस ए जेड बी जेड के डॉट के करेंगे। अब तुम ये देखो कितने टर्म्स हो गए? 9 टर्म्स हो गए, 4 5 6 7 8 9। अब तुम देखो, अभी हमने एक प्रॉपर्टी बताई है कि लाइक बेस वेक्टर्स जो है उनका डॉट प्रोडक्ट 1 होता है और डिसलाइक बेस वेक्टर्स का प्रोडक्ट जो है वो 0 होता है। तो ये आई डॉट आई 1 हो जाएगा, तो ये इसको हम लिखेंगे ए एक्स बी एक्स, दिस इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स, ये तो हो गया 1। ये डिसलाइक यूनिट वेक्टर्स हैं तो इनका 0 हो जाएगा, प्लस 0 प्लस ये भी डिसिमिलर है, इनका भी प्रोडक्ट 0, या ये भी डिसिमिलर है जे डॉट आई, तो इसका भी प्रोडक्ट 0। चलो इसकी बात करें, ये जे डॉट जे ये 1 होगा, सिमिलर यूनिट वेक्टर्स हैं, सिमिलर बेस वेक्टर्स हैं, तो ए वाई बी वाई बन जाएगा, तो ए वाई बी वाई। अब प्लस तुम इस टर्म को देखो, जे डॉट के डिसिमिलर बेस वेक्टर्स हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो ये 0 हो गया, प्लस 0 प्लस ये हो गया के डॉट आई डिसिमिलर, ये भी 0 प्लस यहां लिखो प्लस के डॉट जे, ये भी डिसिमिलर है, ये भी 0 हो गया। तो बचा क्या लास्ट में? ए जेड बी जेड, तो ए जेड बी जेड 1 बच गया। तो ये लास्टली जो आपका रह गया वो हो गया ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। इस तरह से हमने ये प्रूफ कर दिया कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो होगा, अगर उनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टर्म में एक्सप्रेस किया गया है तो इनका डॉट प्रोडक्ट जो है इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के प्रोडक्ट के सम के बराबर होगा। आई कंपोनेंट्स के प्रोडक्ट प्लस जे कंपोनेंट के प्रोडक्ट्स प्लस इनके के कंपोनेंट्स, ये जो जेड कंपोनेंट्स हैं इनके प्रोडक्ट्स। तो x कंपोनेंट का प्रोडक्ट प्लस y कंपोनेंट का प्रोडक्ट प्लस z कंपोनेंट का प्रोडक्ट, इस तरह से हम a डॉट b को रेडीमेड फॉर्मूला के रूप में इस्तेमाल करेंगे आगे जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ठीक है, अब दो वेक्टर्स, ये 9th प्रॉपर्टी होगी मेरे ख्याल से, 9th, हाँ 9th प्रॉपर्टी, द कॉस ऑफ द एंगल, द कोसाइंस ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज गिवन बाय हाँ बताना cos थीटा कितना होगा भाई? तो दिस इज इक्वल टू a डॉट बी अपॉन मॉड a इंटू मॉड b। क्यों समझ रहे हो? क्योंकि a डॉट b होता है मॉड a मॉड b cos थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b। इस फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी जब दो वेक्टर्स के बीच की एंगल डिटरमाइन करनी हो और वेक्टर a वेक्टर b ये सब तुम्हें दे रखा हो। अभी हमने बताया कि यदि a और b को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स x y z कंपोनेंट्स के रूप में लिखा हुआ, यानी कि ax ay az bx by bz ऐसे करके दे रखे हो, उनके वैल्यूज a और b को इस तरीके से एक्सप्रेस किया गया है, तो ऑल्सो cos थीटा इज इक्वल टू, तो उन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में ये डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? ax bx प्लस
AY BY प्लस AZ BZ अपॉन मॉड A की बात करें तो A को भी AX AY AZ कंपोनेंट के रूप में लिखा हुआ है, तो मॉड A कितना हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर। और वैसे ही मॉड B कितना हो जाएगा, दिस शुड बी रिटन एज इन इट्स कंपोनेंट फॉर्म्स BX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस BZ स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूलाज हैं जिनका इस्तेमाल हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी बातें थी हमने कोशिश की समझाने की, और कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग कल के क्लास में करेंगे। तो ये तो रहा एक प्रकार का प्रोडक्ट। दूसरे प्रकार का प्रोडक्ट क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। तो पहला डॉट प्रोडक्ट हमने डिस्कस कर दिया, अब दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट। मैं पूरी डिटेल तो नहीं दूंगा, कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। दूसरा, ये पहला प्रोडक्ट किस टाइप का है, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। और दूसरे टाइप का प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है। क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऐसा भी होता है कि दो वेक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्टेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो। ठीक है, जैसा होता है कई केस में, जैसे एक एग्जांपल दूं मैं आपको। टॉर्क एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका जिक्र 7वें चैप्टर में होगा। टॉर्क मतलब रोटेशनल इफेक्ट ऑफ ए फोर्स। तो सपोज करो कि इस डोर को यहाँ पर मैं, ये जो हैंडल है यहाँ मैं फोर्स लगा करके इसको रोटेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट जहाँ पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की कुछ पोजीशन वेक्टर होगी। मान लो कि वो पोजीशन वेक्टर r है। ठीक है, और इस पर हमने कुछ फोर्स लगाया तो फोर्स इज ऑल्सो अनदर वेक्टर क्वांटिटी। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर लगने वाले फोर्स और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की पोजीशन वेक्टर, इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जो कि टॉर्क होती है। और ऐसे ही फिजिक्स में और भी कई क्वांटिटीज आएंगी जिसमें दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट जो है वो वेक्टर आता है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट स्केलर आता है। तो वो प्रोडक्ट जो है किस टाइप का होता है, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। अब दूसरे प्रकार का प्रोडक्ट जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर का, जो जिसमें दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होकर के एक तीसरी क्वांटिटी को जन्म देते हैं जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसका डायरेक्शन होता है। इसके बारे में हम कल जिक्र करेंगे, लेकिन इतना बता दें कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A and B is a vector quantity, ठीक है, is a vector quantity and it is denoted by A cross B. It is denoted by A cross B. ठीक है, तो A क्रॉस B का मतलब क्या होता है, ये अब हम लोग कल के लेक्चर में समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल के लिए हम बात करेंगे इस टॉपिक को, जो कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स होता है। थैंक यू। इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा आप लोग और सारी प्रॉपर्टीज को लर्न कर लीजिएगा।